राजा चार्ल्स इस बात से नाखुश थे कि उनके शब्दों पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता को पहचाना, खासकर इसलिए क्योंकि यह पूछताछ ड्रैगनमिर कबीले के मुखिया की ओर से आई थी। ड्रैगनमिर कबीले के मुखिया को उत्तरी राज्य में सबसे शक्तिशाली जादूगर के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त थी। हालांकि शाही खानदान में उनसे भी अधिक शक्तिशाली जादूगरों की अफवाहें थीं, लेकिन ड्रैगनमिर कबीले के मुखिया को अभी भी सम्मान दिया जाता था क्योंकि उनकी शक्ति निर्विवाद थी। खैर, अगर आप सचमुच रुचि रखते हैं तो मैं विस्तृत व्याख्या देने को तैयार हूं। यह मुहर संस्थाओं को द्वार पार करने से नहीं रोकती, बल्कि ये शिखर अंतरिक्ष द्वार से निकलने वालों को प्रतिबंधित करती है, क्योंकि उच्च श्रेणी के जादूगरों को छठे स्तर के शिखर पर गिरा दिया जाता है, राजा चार्ल्स ने स्पष्ट किया। इसी प्रकार जो लोग मध्य श्रेणी के जादूगर के रूप में उभरते हैं, वे तीसरे स्तर के शिखर तक ही सीमित रहते हैं। ये प्रतिबंध सम्राटों पर भी लागू होता है, चाहे उनका राज्य या शक्ति कुछ भी हो, उन्होंने आगे कहा। उनकी क्षमताएं उनके पूर्व पद तक ही सीमित हैं, और हमने संरक्षक की जीवन शक्ति का उपयोग करके मुहर को सक्रिय करके इसे हासिल किया है, राजा चार्ल्स ने निष्कर्ष निकाला। यह मुहर उत्तरी राज्य के जादूगरों को विकसित होने और मजबूत होने का अवसर देने के लिए बनाई गई थी, ताकि हमें रसातल के राजाओं द्वारा उत्पन्न आसन खतरे से बचाया जा सके। संरक्षक ने अपने बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया, राजा चार्ल्स ने समझाया। मैं रसातल जातियों के साम्राज्य को कम करने वाला जादू रचने के लिए उसकी जीवन शक्ति का उपयोग करने के पहलू को समझता हूँ, लेकिन केवल यही उन्हें महल पर हमला करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, ड्रैगनमिर कुलपति ने बीच में कहा। इसके अलावा ये बात हैरान करने वाली है कि आप ये जानकारी अब हमारे साथ साझा कर रहे हैं, जबकि शाही परिवार ने परंपरागत रूप से इस तरह के ज्ञान को हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर माना है। ये स्पष्ट है कि कोई और मुद्दा है जिसके लिए आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है, जिसके कारण आप ये जानकारी प्रकट कर रहे हैं, उन्होंने राजा को खुले तौर पर चुनौती देते हुए आगे कहा। जब राजा चार्ल्स ने भौहें चढ़ाईं, तो उन्होंने स्वीकार किया कि केवल ड्रैगनमिर के कुलपति में ही इतनी हिम्मत थी कि वे इतनी खुलेआम उनका सामना कर सकें। अगाध आत्मा ने महल पर सीधा हमला करने से इसलिए परहेज किया है क्योंकि अपने शुरुआती आक्रमणों में भी उनका सामना एक दुर्जय जादूगर से हुआ था और हमारे द्वारा प्रशिक्षित शाही रक्षक दल अपनी प्रतिष्ठित अगाध वंश परंपरा के बावजूद उस जादूगर का मुकाबला करने में असमर्थ थे, राजा चार्ल्स ने खुलासा किया। ये जादूगर प्राचीन ब्लेज कबीले से आया था और टियर 9 क्षेत्र में भी उसका कोई सानी नहीं था। हालांकि सम्राट टियर 9 क्षेत्र तक ही सीमित थे, लेकिन रसातल की जातियों का मानना था कि उनके अनुभव और ज्ञान से वे हमारे द्वारा भेजे गए किसी भी टियर 9 जादूगर को आसानी से हरा सकते हैं, राजा चार्ल्स ने समझाया। हालांकि इस जादूगर ने उन अनेक सम्राटों को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की जिनके राज्य प्रतिबंधित थे। यह हार उनके लिए एक बड़ा झटका था और उन्होंने तब तक हमला न करने का फैसला किया है जब तक कि उन्हें मुहर को निष्क्रिय करने का कोई तरीका नहीं मिल जाता। तभी वे हमारे द्वारा उनके सम्राटों की हत्या की साजिश रचने के लिए प्रतिशोध लेंगे, उन्होंने आगे कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप रे ब्लेज की बात कर रहे हैं, जो ब्लेज कबीले की विलक्षण जादूगरनी थी, जिसके बारे में अफवाह है कि उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे यह मानना मुश्किल लगता है कि ब्लेज कबीले को भी इस जानकारी की जानकारी थी, जीरो कबीले के मुखिया ने शांत भाव से टिप्पणी की और अपने सामने बैठे ब्लेज कबीले के मुखिया के खिलाफ अन्य मुखियाओं को भड़काने का प्रयास किया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि हर कोई इन दोनों प्रतिद्वंद्वियों के व्यवहार से पहले से ही परिचित था और उनकी प्रतिद्वंद्विता पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे नहीं पता कि राजमहल ने राय को क्यों बुलाया था। वह गंभीर चोटों के साथ लौटा था और बाद में उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ब्लेज कबीले के मुखिया ने गुस्से से घोषणा की और कुर्सी के हैंडल पर अपना हाथ पटका क्योंकि उसके आसपास का स्थान विकृत होने लगा और गर्म होने लगा। और यहाँ हमारे पास हमेशा गुस्सैल स्वभाव वाला ब्लेज कबीला है, जो हमेशा जल्दी क्रोधित हो जाता है। मुझे लगता है कि रे के साथ भी यही हुआ होगा। रसातल के कुछ राजाओं को मारने और उकसाए जाने पर घायल हो जाने के बाद वह सचमुच अहंकारी हो गया होगा, जीरो कबीले के मुखिया ने ताना मारा। तुम मेरे बेटे की बात कर रहे हो, और हालांकि मैंने शाही खानदान पर कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि रे पुरुषों में एक हीरो है। उसका कुछ सम्मान करो। ब्लेज परिवार के मुखिया ने पलटवार किया, अपनी भावनाओं पर काबू रखने और जीरो कबीले के मुखिया द्वारा बिछाए गए जाल में न फंसने की कोशिश करते हुए। हाँ, क्योंकि तुमने उसकी स्मृति का इतना सम्मान किया कि उसके बच्चे अपने ही पोते को केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी माँ एक निम्न श्रेणी के कबीले से थी। ये कितना हास्यास्पद है कि कैसे वह कबीला चुपके से मध्य श्रेणी तक पहुंच गया।
जीरो कबीले के मुखिया ने पलटवार किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने कबीले की बजाय मेरे कबीले में होने वाली घटनाओं को लेकर ज्यादा चिंतित हो। ब्लेस परिवार के मुखिया ने पलटवार किया। बस करो, तुम दोनों, हमारे पास इस बात पर झगड़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि कौन सा कुल श्रेष्ठ है, राजा चार्ल्स ने बीच में ही कहा। जैसा कि मैं कह रहा था, अब ये सर्वविदित है कि संरक्षक अपने जीवनकाल के अंत के करीब है, और इतना ही नहीं, उस हमले में एकमात्र जीवित बचा हमारा प्रतिभाशाली जादूगर भी मारा गया है। अब हमें संदेह है कि उन्होंने एक ऐसा प्रतिकारक मंत्र विकसित कर लिया है जो संभावित रूप से हमारी शक्तियों को भी सील कर सकता है, जिससे हम भी उन्हीं की तरह उस शाप के शिकार हो जाएंगे, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे लंबे समय से उस मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, राजा चार्ल्स ने खुलासा किया। संरक्षक की स्थिति को देखते हुए हमारा मानना है कि वे प्रत्येक गुजरते रक्तचंद्र के साथ मोहर को समझने में प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि संरक्षक के पास अब उन्हें और अधिक जानकारी प्राप्त करने से रोकने की शक्ति नहीं है, उन्होंने आगे कहा। हालांकि हमें यह निश्चित नहीं है कि वे कब हमला करेंगे, लेकिन हमने आप सभी को इस घटनाक्रम से अवगत कराना उचित समझा। जिस दिन वे मोहर को बेअसर करने के लिए कोई मंत्र तैयार करने में सफल होंगे, वे संभवतः हमला शुरू कर देंगे। फिलहाल उनके पास दो विकल्प हैं, या तो मोहर को बेअसर करने का कोई तरीका खोजें या संरक्षक की मृत्यु का इंतजार करें, जिसके बाद उन्हें अपनी पूरी शक्तियों के साथ द्वारों से निर्बाध प्रवेश मिल जाएगा, राजा चार्ल्स ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निष्कर्ष निकाला। तो परिणाम चाहे जो भी हो, जल्द ही हमें उनका सामना करना पड़ेगा, ड्रैगनमिर के कुलपति ने एक गहरी आह भरते हुए कहा। सभी कुलपतियों के मन विचारों से भरे हुए थे, लेकिन सभी इतने साहसी नहीं थे कि राजा के सामने खुलकर अपनी राय व्यक्त कर सकें। मुझे अब भी लगता है कि यह वह कारण नहीं है जिसके बारे में आप हमसे चर्चा करना चाहते थे, ब्लेस परिवार के मुखिया ने शरारती मुस्कान लिए राजा चार्ल्स की ओर देखते हुए टिप्पणी की। खैर, मेरे पास उनके प्रतिघातकारी मंत्र विकसित करने में बाधा डालने की एक योजना है, लेकिन इसके सफल होने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि अंतर अकादमी अंतिम प्रतियोगिता यही महल में आयोजित हो। निश्चिंत रहें, पुरस्कार के रूप में विजेता अकादमी को पूरे 6 दिनों तक भूमिगत झरने के कुंड में साधना करने का अवसर मिलेगा, राजा ने घोषणा की, जिससे कुलपति स्तब्ध और विचलित हो गए। कुलपिता कई कारणों से आश्चर्यचकित रह गए। पहला कारण ये था कि शाही परिवार शायद ही कभी किसी को झरने के कुंड तक पहुंच प्रदान करता था, और उन्हें संदेह था कि विपरीत मंत्र के विकास में बाधा डालना उतना ही सीधा हो सकता है जितना कि शाही महल में अंतर अकादमी अंतिम प्रतियोगिता का आयोजन करना। उन्हें संदेह था कि राजा उनसे कुछ अधिक महत्वपूर्ण बात छिपा रहा है, जो शाही परिवार के विशिष्ट व्यवहार के समान था। दुल्हन से भिड़ते ही आरव पीछे हट गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ताकत के मामले में वह मिड-टियर 4 के मरे हुए प्राणी का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया और मदद मिलने तक डटे रहने का दृढ़ निश्चय किया, ये जानते हुए कि उसे थकने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही घोड़ा एक बार फिर उस पर झपटा, दुल्हन ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। आरव जानता था कि वह इतने शक्तिशाली हमले से अपना बचाव नहीं कर सकता, इसलिए उसने दुल्हन की ओर दौड़ने का विकल्प चुना। कुल्हाड़ी उसके सिर के करीब आते ही आरव नीचे झुका और अपने चांददाव को अपने कंधों पर टिका लिया। जैसे ही कुल्हाड़ी नीचे आए, वह ब्लेड से टकरा गई। आरव ने अपनी दौड़ से मिली गति का उपयोग करते हुए हमले की शक्ति को ऊपर की ओर मोड़ दिया। जवाब में उसने तेजी से अपना हथियार घुमाया। एक भयंकर अर्धचंद्राकार वार किया गया, जिससे दुल्हन के घोड़े के दोनों पिछले पैर टूट गए, जानवर लड़खड़ा गया और दुल्हन उसकी पीठ से नीचे गिर गया। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दुल्हन ने अपने सिर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि उसने ये सुनिश्चित किया कि वह इसे ऊपर उठाए रखे और इसके सिर को किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए इसे कसकर पकड़े रहे। इस अवसर को पहचानते हुए आरव ने अपना हथियार अपने बाएं हाथ में ले लिया और अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियां उठाईं। जैसे ही उसकी उंगलियों के चारों ओर भूरे रंग के मिट्टी के प्रतीक प्रकट हुए, उसने एक टेरा बुलेट को बुलाया और उसे उठे हुए सिर पर निशाना बनाया। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, उसे अपने 16 मीटर के दायरे में ही खतरे के आने का आभास हो गया। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए आरव एक हड्डी की गोली के उसके पास से सनसनाते हुए गुजरने पर एक तरफ हट गया। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने लिच को देखा, जिसने अपना दाहिना हाथ फैलाकर और 2 उंगलियां सीधे उसकी ओर करके उसे घूर रहा था। ये बात मनोरंजक और साथ ही परेशान करने वाली भी थी कि एक लिच ने आरव की जन्मजात मंत्र उच्चारण की शैली की नकल कर ली थी, और उसने हड्डियों के अपने हेरफेर से इसे फिर से बनाया। ऐसा लग रहा था मानो लिच उसका मजाक उड़ा रहा हो,
लेकिन आरव ने खुद को ज्यादा परेशान नहीं होने दिया, क्योंकि उसने देखा कि टाइटन और लेगियन अपने विरोधियों से निपटने के बाद पहले ही उसकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों ओर मोर्चा संभाले हुए वे दुल्लाहन का सामना करने के लिए तैयार थे। लेगियन ने सबसे पहले हमला किया और अपने दाहिने हाथ से अपना भाला आगे बढ़ाया। हालांकि दुल्हन ने आखिरी क्षण में चतुराई से अपना स्थान बदल लिया, जिससे भाला केवल उसकी बगल को छूकर निकल गया और फिर उसने लापरवाही से अपनी कुल्हाड़ी घुमा दी। उसने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए लेगियन की गर्दन को फंसाया और उसे आगे की ओर घसीटा, फिर लेगियन के एक पैर पर सीधा लात मारी, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और उसके सामने घुटने टेक दिए। दुल्हन को एक हाथ से इतनी सहजता से लड़ते देखना आश्चर्यजनक था, यहाँ तक कि आरव के लिए भी। ये किसी गुरु द्वारा शिष्यों को अनुशासित करने जैसा था, क्योंकि दुल्हन ने अभी भी अपना सिर अपने बाएं हाथ में थामे रखा था। जब वह लेगियन से लड़ रहा था तभी टाइटन ने आकर उसके चेहरे पर अपना गदा घुमा दिया, लेकिन दुल्हन ने अपना सिर हाथ से उठाया और टाइटन को घूरने के लिए मुड़ गया। इस संक्षिप्त व्यवधान ने लेगियन को गंभीर क्षति पहुंचाने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ से एक रोबोटिक ढाल का आह्वान किया और उसे दुल्हन के कमर के निचले हिस्से पर दे मारा। दुल्हन लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उठे हुए सिर पर दर्द भरी अभिव्यक्ति से पता चलता था कि उसे चोट बहुत गहरी लगी थी। इससे पहले कि वह संभल पाता, आरव ने अपने बुलावे पर किए गए त्वरित हमले से प्रेरित होकर मौके का फायदा उठाया और अपनी ओर से मिलने वाले सभी खुले स्थानों और कमजोर जगहों पर तेजी से और सटीक वार किए। फिर भी आरव ने अपने हमले के दौरान दुल्हन के सिर पर चाहे जिस तरह से निशाना साधा हो, उसकी चंद्राव तलवार हमेशा अपनी रक्षा में सतर्क रहते हुए कुल्हाड़ी का सामना करती थी। प्रत्येक मुठभेड़ के दौरान उनके हथियारों के टकराने की गूंज सुनाई देती थी। टकराना। आरव की ओर एक विशाल आग का गोला फेंका गया, लेकिन टाइटन ने हस्तक्षेप करते हुए आरव की पीठ को एक विशाल बर्फ की दीवार से ढक दिया। इसके बावजूद लिच ने अपना हमला जारी रखा। वह आरव के गोलेम को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, जिसने उसके जादू को रोक दिया था। दुल्हन शायद पौराणिक और दुर्जय मरे हुओं में से एक हो सकता है, लेकिन वह आरव और उसके 2 कप्तान रैंक वाले गोलेमों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। इसने लीजन के भाले के वार को रोकने में कामयाबी हासिल की और आरव पर तीखा प्रहार किया, जिससे आरव को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस चाल ने दुल्हन को लीजन पर क्षैतिज प्रहार करने का मौका दे दिया, जो क्षण भर के लिए बिना सहारे के था। हालांकि लीजन ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए अपने लेजर भाले को घुमाकर गति और शक्ति प्राप्त कर ली। टकराना। इस झड़प के झटके से लेगियन और दुल्हन दोनों बुरी तरह हिल गए। जब दुल्हन का सिर हवा में घूमने लगा तो उसने लीजन के भाले के घूर्णन के प्रति झटके वाले प्रतिकार को कम करके आंका। उसे विश्वास था कि उसकी ताकत किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हरा सकती है, लेकिन लेगियन ने इसका अनुमान लगा लिया था और बड़ी रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया था। जैसे ही वह उठा, लेगियन के रोबोटिक चेहरे पर यह एहसास होने पर मुस्कान आ गई कि आरव ने दुल्हन का सिर पकड़ लिया है। लेगियन के हाथ नष्ट हो गए थे और उसकी छाती फट गई थी, फिर भी वह काम करने में सक्षम रहा। उसका जीवित रहना इस तथ्य पर निर्भर था कि उसकी शारीरिक संरचना पूरी तरह से बदल गई थी और वह एक पावर स्टोन कोर द्वारा संचालित था। और जब तक उसका मूल भाग बरकरार रहता, वह किसी अन्य रोबोट की तरह काम करता रहता, सीमित गति करने में सक्षम रहता। आरव ने देखा कि टाइटन भी दूर फेंक दिया गया था, जो अब लिच के मंत्रों की बौछार का सामना करने में सक्षम नहीं था। तभी दुल्हन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके चारों ओर एक जलता हुआ लबादा प्रकट हो गया। आरव ने वह जानकारी देखी जिससे पता चलता है कि सिर कटने पर दुल्हन की शक्ति दोगुनी हो जाती है और वह तब तक क्रोधित अवस्था में रहता है जब तक कि उसे अपना सिर वापस नहीं मिल जाता। बिना किसी झिझक के आरव ने अपने हाथ में मौजूद चांदगांव को सिर की ओर बढ़ाया और दुल्हन का शरीर कांप उठा। जल जाओ, प्रकृति के विचित्र प्राणी। आरव ने अपनी ज्वाला शक्ति का प्रयोग करते हुए घोषणा की और चांदगांव के शरीर में ज्वालाओं की एक धारा भेजकर उसके मस्तिष्क पर प्रहार किया, जिससे उसका मस्तिष्क झुलस गया और दुल्हन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, लिच चीख उठा। आरव शुरू में लिच की प्रतिक्रिया से हैरान था, जब तक कि उसने देखा कि उनके सामने मौजूद सभी ज़ोंबी और कंकाल जमीन पर गिर पड़े और उसे यह एहसास हुआ कि ये लिच की सेना नहीं बल्कि दुल्हन की सेना थी। लिच एक सेनापति की तरह व्यवहार कर रहा था, नेता होने का ढोंग कर रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जब युद्ध उसके पक्ष में नहीं जा रहा था, तब दुल्हन को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने आरव और उसके समूह को लिच को निशाना बनाने के लिए गुमराह करने के लिए एक आह्वान होने का नाटक किया। इसकी असमय मृत्यु एक अप्रत्याशित कारक आरव के कारण हुई। आरव की लड़ाई में भागीदारी ही उसके पतन का कारण बनी थी,
अब दुल्हन की मृत्यु के बाद मानव जादूगरों ने अपना ध्यान लिच की ओर मोड़ दिया, जो अभी भी बोन क्लॉ द्वारा संरक्षित था, जिसकी सिर की चोट ठीक होने की प्रक्रिया में थी। युद्ध क्षेत्र खाली करो, यहाँ हजारों मरे हुए लोग हैं, उनमें से एक भी शक्ति पत्थर व्यर्थ न जाने दो। आरव ने आदेश देते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब वह वहां लेटा हुआ था और आकाश में चमकते हुए ब्लड मून को देख रहा था, तो आरव ने अपना हाथ ऐसे उठाया मानो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हो। जो कुछ पहले घटित हुआ था उसे याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यह पता चला कि दुल्हन ही मरे हुए लोगों की सेना का असली नेता था, और यह बात उसे सेना को मारने में सफल होने के बाद पता चली। उस क्षण उसकी अपनी सेना के सभी मरे हुए लोग घूलों को छोड़कर ढेर हो गए। ये स्पष्ट हो गया कि ज़ॉम्बी और कंकाल केवल दुल्हन के बुलावे थे, जबकि चौथे स्तर के मरे हुए प्राणी वास्तविक शक्ति रखते थे और एक साधारण बुलावे की सीमा को पार कर चुके थे। योजना ये थी कि लिच एक नेता की भूमिका निभाएगा, लेकिन सेना के पतन के साथ ही लिच का मुखौटा भी टूट गया। बिना किसी झिझक के लिच तेजी से स्पेस गेट से पीछे हट गया और आरव या किसी और के उसे पकड़ने से पहले ही उसकी पकड़ से बच निकला। ये स्पष्ट था कि लिच ने युद्ध के मैदान में कई जादूगरों को नाराज कर दिया था, और अब इसे बचाने या वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशाल सेना के बिना ये नरसंहार के प्रति असुरक्षित हो जाएगा। इस वास्तविकता का सामना करते हुए लिच ने समझदारी से काम लेने और अपनी जान बचाने के लिए भागने का रास्ता चुना। जैसे ही आरव ने युद्ध के तुरंत बाद अपने छात्र दल को कर्तव्यों से अवगत कराया, स्वीडन सेना के शहर के रक्षकों ने जश्न मनाया। यह एक ऐतिहासिक अवसर था, क्योंकि यह बहुत लंबे समय के बाद पहली बार था जब वे मरे हुओं के खिलाफ विजयी हुए थे। इस बार उनके नुकसान को स्वीकार्य माना गया, क्योंकि शहर के अधिकांश गार्डों को अभी भी अपने परिवारों के पास लौटने का मौका मिलेगा, जिन्होंने सबसे बुरे की आशंका जताई थी और चिंता के आंसू बहाए थे। वह आखिरी बार होगा जब वे अपने प्रियजनों को देखेंगे। शहर के द्वार के ऊपर खड़े होकर एडवर्ड्स ने आश्चर्य से देखा कि आखिरकार सेलेन मुस्कुराए। जब एडवर्ड अपनी शिष्या से बात करने के लिए मुड़ा तो उसने उसके चेहरे के भावों को देखा और टिप्पणी की, मुझे कभी पता ही नहीं था कि तुम अब भी दिल से मुस्कुराना जानते हो। मुझे लगा था कि तुमने सारी भावनाएं पूरी तरह से त्याग दी हैं। खैर, मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए स्वामी जी, क्योंकि मुझे अभी अभी जादुई क्रिस्टलों का एक विशाल भंडार मिला है। सेलिन ने शहर के द्वार से नीचे उतरते हुए उत्तर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है? एडवर्ड ने हैरानी से पूछा। लेकिन सेलिन ने बस अपना सिर घुमाया और जवाब दिया, मुझे कुछ पता नहीं था, बस जब मैंने उसे लड़ते हुए देखा तो मुझे लगा कि वही मेरा जीवन साथी है। इसे स्त्री की सहज प्रवृत्ति कहो या कुछ भी, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि वही वह व्यक्ति होगा जिसे मैं अपनी विरासत सौंपूंगी, ताकि वह युद्ध देवता अकादमी की भावी पीढ़ियों की देखभाल कर सके। जैसे ही सेलिन चली गई, एडवर्ड शहर के द्वार की दीवारों पर ही खड़ा रहा और आरव और बाकी छात्र सेना को नीचे देखता रहा। ऐसा लगता है कि इस बार अकादमी ने कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भर्ती किया है। अब असली सवाल यह है कि क्या तुम लोग आगे बढ़ोगे और सफल होगे या मुरझाकर मर जाओगे। मुझे दिखाओ कि तुम में कितनी क्षमता है। एडवर्ड ने ये कहते हुए वहां से चला गया। उन्हें पता था कि उनका शिष्य किस दिशा में जा रहा है। सेलिन ने शर्त लगाई थी कि आरव शहर को बचाएगा, और वह जीत गई थी। जब एडवर्ड को उसके जुए के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गया, क्योंकि वह कई छात्रों के जीवन के साथ जुआ खेल रही थी। लेकिन अब वह उसकी जीत के प्रति जिज्ञासा और लालसा से खुद को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास जादुई क्रिस्टल फिर से खत्म हो गए थे। रक्तचंद्र के अंततः शांत होने के बाद कई घंटे बीत चुके थे और पूरी छात्र सेना भीषण युद्ध से थककर अपने अपने क्वार्टरों में लौट गई थी। आरव ने न केवल उन्हें सभी मरे हुओं के सीने और सिर में छेद करके शक्ति पत्थर निकालने का काम सौंपा, बल्कि भीड़ की जयकार के बजाय शहर की हैरान निगाहों से उनका स्वागत किए जाने से वे बेहद असहज महसूस कर रहे थे। नागरिकों को ये बात हास्यास्पद लगी कि जिन जादूगरों को वे नायक मानते थे, वे अब खजाने और शक्ति के पत्थरों की तलाश में मरे हुओं के शवों को खंगालने में व्यस्त थे। उनमें से कुछ उच्च कोटि के कुलों से थे, इसलिए वे इस तरह की कार्रवाइयों के आदी नहीं थे, लेकिन आथा जैसे पात्रों की देखरेख में, जिनकी प्रतिष्ठा डाकुओं के समान थी, उनके पास आरव के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणामस्वरूप उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे छात्रों के समूह के बजाय डाकुओं की सेना का हिस्सा हों। आरव ने जानबूझकर स्वीडन शहर के लिए केवल कुछ ही शक्ति पत्थर छोड़े, क्योंकि उसे डर था कि उन सभी को ले जाने से शहर के रक्षकों की नाराजगी ही मिलेगी, भले ही उन्होंने उन्हें बचाने के लिए वीरतापूर्ण प्रयास किए हों। अलेख, आपको जनरल और मेजर द्वारा बुलाया गया है।
एक नगर सरदार ने वॉर गॉड मेज अकादमी के शिविर क्षेत्र में प्रवेश किया और आरव को सूचित किया। जब आरव ने ऊपर देखा तो उसने गार्ड की आंखों में कट्टर श्रद्धा देखी और वह केवल अपना सिर हिला सका। वह इस बात से तंग आ चुका था कि लोग उसे ऐसे घूरते थे मानो वह युद्ध का कोई छोटा मोटा देवता हो। रास्ता दिखाओ, आरव ने कहा और खुद को शहर के स्वामी के निवास की ओर ले जाने दिया। ये घर हरे भरे विशाल भूभाग के बीच स्थित था, जो अधिकार और शक्ति का एक सशक्त प्रतीक था। इसकी मजबूत बाहरी संरचना टिकाऊ लकड़ी के बीमों से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक को बारीकी से तराशा गया था और जटिल रूप से आपस में बुना गया था। मजबूत लकड़ी की दीवारों से घिरा ये घर अपने आसपास के क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाए हुए ऊंचा खड़ा था। अंदर प्रवेश करते ही आरव शहर के स्वामी की संपत्ति को दर्शाने वाली भव्यता और वैभव से दंग रह गया। आंतरिक भाग भव्य टेपेस्ट्री से सजा हुआ था, जिसमें 9 पौराणिक कथाओं की वीर गाथाएं चित्रित थीं, जो रसातल की जातियों के विरुद्ध जीती गई लड़ाइयों और विजयों को दर्शाती थीं। दीवारों पर टंगी ये बुनाई की उत्कृष्ट कृतियां अन्यथा देहाती माहौल में जीवंत रंग और संस्कृति का एहसास जोड़ती हैं। मुख्य हॉल के केंद्र में एक धधकती हुई भट्टी है, जो जीवन से भरपूर है और प्रमुखता से दिखाई देती है, जिससे एक गर्म टिमटिमाती हुई चमक फैलती है जो विशाल कमरे को एक आकर्षक प्रकाश से भर देती है। हॉल के दूसरे छोर पर पहुंचकर आरव को एहसास हुआ कि वहां किसी प्रकार की पार्टी चल रही है। नगर स्वामी एक भव्य लकड़ी के सिंहासन पर बैठा था, जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी और जिस पर एक ऐसा प्रतीक चिन्ह बना हुआ था जिसके बारे में आरव को जानकारी नहीं थी, जो उसके राज्य पर उसकी सर्वोच्चता को प्रदर्शित कर रहा था। देखो, स्वीडन शहर का नायक, शहर के सरदार ने अपनी शराब गटकते हुए दहाड़ लगाई। आरव को देखते ही महिलाएं तेजी से उसके करीब आ गईं, कुछ ने तो अपने कपड़े उतारकर उसके सामने अपने स्तन भी प्रदर्शित कर दिए। जब आरव ने खुद को उनके नग्न शरीर को घूरते हुए पाया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह तेजी से हॉल के उस छोर की ओर बढ़ा जहां जनरल एडवर्ड और सेलिन मौजूद थे। सेलिन के हाथ में एक थैली थी जिसे वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बार बार हवा में उछाल रही थी, जबकि जनरल एडवर्ड फ्राउनिंग कर रहे थे। तुमने मुझे बुलाया था, आरव ने झुककर कहा, लेकिन सेलिन ने सिर हिलाकर नकारात्मक जवाब दिया। नहीं, हमने आपको नहीं बुलाया था। इस शराबी ने हमारे नाम का इस्तेमाल करके आपको बुलाया था क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता था, जनरल एडवर्ड ने नगर स्वामी की ओर इशारा करते हुए कहा। कल मिलते हैं, खूब मजे करो, सेलेन ने आरव के कंधों पर थपथपाते हुए कहा और उसे स्वीडन शहर के नगर प्रमुख के साथ छोड़कर चली गई। एडवर्ड उसके पीछे पीछे चल रहा था। नगर प्रमुख को देखकर आरव घबराकर मुस्कुराया। कैंपिंग क्षेत्र के केंद्र से आ रही तेज आवाज से आरव की नींद खुली। हैंगओवर के कारण उसका सिर दर्द कर रहा था, जो उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। स्वीडन शहर के स्वामी ने उसे शहद से बनी शराब पीने के लिए मजबूर किया, ये दावा करते हुए कि ये देवताओं का पेय है और केवल चुने हुए लोगों को ही इसे पीने का सौभाग्य प्राप्त है। आरव जानता था कि यह सब उसे अपने साथ शराब पिलाने की एक चाल थी, लेकिन वह इतने शक्तिशाली व्यक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सका। मीड के प्रबल प्रभावों को कम आंकते हुए आरव ने एक कप पी लिया और खुद को दुर्व्यवहार करते हुए पाया। उसे यकीन था कि वह अनुचित व्यवहार में लिप्त होने के करीब आ गया था, हालांकि वह जानता था कि वह एक 15 वर्षीय व्यक्ति के शरीर में रह रहा है। उसने देवताओं का धन्यवाद किया कि अवनी ने हस्तक्षेप करके उसे वापस बुला लिया, क्योंकि जनरल और मेजर के शिविर में लौटने के बाद वह वहां कुछ समय बिता रहा था। अन्यथा उसे डर था कि वह जितना याद कर सकता था उससे कहीं अधिक कर चुका होता। अपने अकादमी के कपड़ों में लिपटे हुए वह शोरगुल के स्रोत की जांच करने के लिए शिविर के केंद्र की ओर बढ़ा, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि लगभग हर कोई उसी ओर जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छी नींद ली होगी। अगर ऐसा है तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यहीं पर आप में से कुछ को अकादमी में वापस जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपका बाहरी प्रशिक्षण यहीं समाप्त होता है। सेलेन ने गंभीर भाव से घोषणा की, जिससे कुछ छात्र खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीते दिनों में बहुत कुछ सहा था, एक के बाद एक मिशन को अंजाम दिया था और ब्लड मून युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। उच्च स्तरीय कुलों के उनमें से कई ने इस तरह की लड़ाई का अनुभव पहले कभी नहीं किया था, और इसका उन पर पड़ने वाला प्रभाव उनके प्रियजनों की हानि में स्पष्ट था। आगे बढ़ते हुए वे ये भूल गए थे कि वे कितनी ऊंचाई पर थे, और उन्होंने देखा कि आरव का गोलेम एक एक करके मरे हुओं को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। उनका मनोबल इतना ऊंचा था कि उन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर हमला किया। अब उनकी आभा और मानव शक्ति अधिक परिष्कृत हो गई थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उन्होंने जो रक्तपात सहा था उसने उन्हें उस समय की तुलना में बेहतर जादूगर और योद्धा में बदल दिया था जब वे नौसिखिए थे।
हालांकि अकादमी में लौटने, अपने पुराने जीवन में वापस जाने, आराम करने और कक्षाओं में भाग लेने की संभावना ने उन्हें उत्साह से भर दिया। अपने जीवन को जोखिम में डालने से उत्पन्न एड्रेनालाइन का स्तर कम हो गया था क्योंकि वे अपने साथ घटी घटनाओं को याद कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे अपनी उपलब्धियों के बारे में कैसे डींग मारेंगे, लेकिन फिलहाल वे बस उन लोगों में शामिल होना चाहते थे जो वापस लौटेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हमेशा से आप में से सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों को ढूंढना रहा है। ये 11 खिलाड़ी अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे और अंतर अकादमी प्रतियोगिता में अकादमी का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के रूप में चुने जाएंगे। जब सेलिन को एहसास हुआ कि समूह थोड़ा शांत हो गया है, तब उसने अपनी व्याख्या जारी रखी। तो शांत हो जाए, जैसे ही आपका नाम पुकारा जाए मंच के शीर्ष पर आ जाए, क्योंकि आपको अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। पहले व्यक्ति और हमारे कप्तान के लिए न केवल पद में बल्कि टीम के कप्तान भी, आरव गॉर्डन्स। जैसे ही भीड़ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, सेलिन ने आरव को पुकारा। ये स्पष्ट था कि रसातल में अपने कारनामों के कारण आरव पहले से ही लोकप्रिय था, लेकिन उसकी तुलना हमेशा बीट्रेस से की जाती थी, क्योंकि वे युद्ध देवता अकादमी की जुड़वां प्रतिभाओं के रूप में जानी जाती थी। युवा पीढ़ी के लिए बीट्रेस और आरव सबसे प्रशंसित व्यक्ति थे। बीट्रेस को सबसे प्रतिभाशाली और आरव को सबसे मजबूत योद्धा के रूप में देखा जाता था। हालांकि उनकी पिछली तुलनाएं भुला दी गईं क्योंकि युद्ध में आरव के प्रदर्शन ने उनकी प्रतिभा पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बीट्रेस, लुकास, एंड्रिक, पवन, अविनाश, केटी, आथा, अवनी, नाइट, सोफी, सेलिन ने घोषणा की। टीम का चयन यही समाप्त होता है। आप सभी को ब्लड मून युद्ध में आपकी उपलब्धियों के आधार पर चुना गया है। त्रिशा इस समूह की सहायक कप्तान के रूप में कार्य करेगी। शेष जिन जादूगरों को नहीं बुलाया गया है उन्हें वापस अकादमी ले जाया जाएगा। मेरे साथ आओ, सेलिन ने निर्देश दिया और 11 चयनित जादूगरों को केंद्र में स्थित घर की ओर ले गई। आरव ने अपने बगल में बैठे लड़के एंड्रिक को ध्यान से देखा और पाया कि उससे चौथे स्तर की आभा निकल रही है। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्लड मून युद्ध के कारण एंड्रिक को मध्य रैंक तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आरव ने यह माना कि भाग्य भी शक्ति का एक हिस्सा होता है, जैसा कि एंड्रिक का नाम पवन से पहले पुकारे जाने से स्पष्ट होता है। दूसरी ओर पवन घटनाक्रम को देखकर अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं सका। युद्ध के दौरान जादू के मार्ग से संबंधित अपनी प्राथमिक श्रेणी को देखते हुए वह खुद को सबसे अधिक क्षेत्र प्रभाव क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति मानता था। हालांकि जब आरव के गोलेम युद्ध के मैदान में उतरे तो उन्होंने विनाश का ऐसा स्तर दिखाया जिसे वह संभाल नहीं सकता था। ये बात सभी को स्पष्ट थी कि उनकी जीत काफी हद तक आरव के बुलावे के कारण ही संभव हो पाई थी। जब वह आरव से कही गई अपनी सभी बातों पर विचार कर रहा था तो उसकी इच्छा हुई कि काश जमीन फट जाए और वह उसे निगल ले, क्योंकि अब अकादमी टीम में उसके कबीले के लगभग सभी सदस्य शामिल हो चुके थे। ये स्पष्ट था कि समूह में किसका दबदबा था। किसी और को उससे पहले बुलाए जाने के बावजूद उसने अपने विचार व्यक्त न करने का विकल्प चुना, इस उम्मीद में कि वह चुपचाप रहेगा और लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे और भूल जाएंगे कि उसका अस्तित्व भी है। आप सभी को वॉर गॉड अकेडमी का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के रूप में चुना गया है, लेकिन आप अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम आपको देखना चाहते हैं। इसलिए अकादमी ने आपको कठोर प्रशिक्षण देने और इस दौरान आपका मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आपके पास 2 महीने शेष हैं, एडवर्ड ने घोषणा करते हुए मिशनों की एक लंबी सूची आरव की ओर फेंकी, जिसे आरव ने तुरंत पकड़ लिया। उस स्क्रॉल में वे सभी गतिविधियां लिखी हैं जो हम चाहते हैं कि आप 2 महीने के प्रशिक्षण के अंत से पहले पूरी करें। इस दौरान आपको अकादमी वापस नहीं लौटना है और आप निश्चिंत रहें कि हम आपके प्रशिक्षण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिलहाल उस स्क्रॉल में वर्णित बातों के अलावा आप सभी किसी भी तरह के समर्थन से वंचित हैं। ध्यान रखें कि यदि आप में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम आपकी जगह अगले रैंक के जादूगर को नियुक्त कर देंगे, इसलिए मरना मत, एडवर्ड ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन जल्द ही मेरा एक जीवन मरण का मुकाबला है, आरव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उसने उस स्क्रॉल में लिखी हर बात का पालन किया तो उसके पास ओरियन के साथ युद्ध के लिए वापस लौटने का पर्याप्त समय नहीं होगा। ओह, उस बारे में बात तय हो गई है। लड़ाई आपके 2 महीने के प्रशिक्षण से लौटने तक स्थगित रहेगी, और याद रखना, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो बीट्रेस नई टीम लीडर होगी, इसलिए आप भी मत मरना, सेलिन ने जवाब दिया, जिससे आरव को मृत्यु की अवधारणा के साथ उनके खिलवाड़ पर गुस्सा आया। हालांकि वह समझ गया था कि वे स्वतंत्र जादूगर बन गए हैं जो तब तक अकादमी में वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि वे स्क्रॉल में उल्लिखित सभी कार्यों को पूरा नहीं कर लेते जो उनके प्रशिक्षण के अंतिम चरण को चिन्हित करता है।
आरव और उसकी नई टीम अपने पहले प्रशिक्षण लक्ष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे थे। इस समय थकान उन सभी पर हावी थी। आखिर वे हमसे ऐसा करने के लिए क्यों कहेंगे? पवन ने पीछे से हौंफते हुए बुदबुदाया। टीम के बाकी सदस्यों ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी जोर शोर से शिकायत करेगा। स्क्रॉल में उल्लिखित प्रारंभिक कार्य के लिए उन्हें सचेत रूप से अपनी माना शक्ति को दबाते हुए गोबी रेगिस्तान को पार करना आवश्यक था। आरव, जिसने पहले भी जादुई मुकुट के साथ अभ्यास किया था, ने माना शक्ति पर नियंत्रण को सहजता से पाया। हालांकि अन्य जादूगरों के लिए यह एक अभूतपूर्व चुनौती थी, क्योंकि अपनी शक्तियों को जागृत करने के बाद से उन्हें कभी भी अपनी माना शक्ति को दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, खासकर गोबी रेगिस्तान के कठोर भूभाग में यात्रा करते समय तो बिल्कुल भी नहीं। इस कठिन परिस्थिति का असर सभी पर पड़ रहा था। यार, तुम हम सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, तुम तो चौथे दर्जे के जादूगर हो, फिर भी तुम मेरे कबीले की दादी नानी से भी ज्यादा शिकायत करते हो, नाइट ने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे बाकी लोग हंसने लगे। आरव और आथा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। आरव आथा की सहनशक्ति की प्रशंसा कर रहा था। अरे, याद है जब हम चुपके से मेरे दादाजी की शराब चुराने गए थे? आरव ने आथा के साथ कदम मिलाकर चलते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। हाँ, वह तो वाकई अद्भुत था, आथा ने यादों में खोते हुए जवाब दिया। लेकिन जमीन से आती एक अजीब सी आवाज ने उनकी पुरानी यादों को झकझोर दिया। आरव रुक गया, क्योंकि आथा ने अपने हाथ फैलाकर दूसरों को रुकने का इशारा किया। freewebnovel.com। जैसे ही टीम ने उस राक्षसी जानवर का सामना किया, रेगिस्तान की सतह से 7 सैंडवर्म निकले। पवन ने पीछे से एक मंत्र पढ़ने की कोशिश की और आरव ने पास ही मौजूद अविनाश की ओर देखा। आरव के इरादे को भांपते हुए अविनाश ने तुरंत अपनी म्यान में रखी कृपाण का इस्तेमाल करके पवन के हाथ को एक तरफ हटा दिया। आरव की आवाज ने तनाव को चीरते हुए अपनी जगह बना ली। लगता है तुम इस मिशन की शर्तें भूल गए हो। चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें तब तक माना का उपयोग नहीं करना है जब तक कि हमारी जान खतरे में न हो, उसने कीड़ों की ओर तेजी से बढ़ते हुए कहा, और आथा ने विपरीत दिशा से उसकी हरकतों का अनुकरण किया। ये तो तीसरे दर्जे के राक्षसी जीव हैं, क्या मुझे इन्हें मुंह के मारकर ही मार डालना चाहिए? पवन ने अविश्वास से पलटवार किया जब उसने देखा कि उसकी पूरी टीम आरव का अनुसरण करते हुए सैंडवर्म्स पर टूट पड़ी है। ठीक है, तुम चौथे स्तर के जादूगर हो और ये तो सिर्फ तीसरे स्तर के राक्षसी जीव हैं। मध्य श्रेणी को अपमानित मत करो, चलो इसे पूरा करते हैं। नाइट ने अपने दोनों खंजर निकालकर आगे बढ़ते हुए घोषणा की। तुम अभी भी निम्न श्रेणी के जादूगर हो। पवन ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेवकूफों की टीम में डाल दिया गया हो, जबकि लुकास भी चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, बिना माना के राक्षसी जानवरों से लड़ने की संभावना का आनंद ले रहा था, क्योंकि वह अपनी विशाल तलवार को अपने पीछे घसीट रहा था। केवल बीट्रेस ही उसके साथ रही। जब वह उसकी ओर मुड़ा तो उसने कहा, मेरी तरफ मत देखो, मैं एक महिला हूं और आरव ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा है कि मुझे एक उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं है। उसकी मासूमियत भरी हरकत देखकर पवन को लगभग उल्टी आ गई। उसने युद्ध में उसकी कठपुतली कला देखी थी और वह अच्छी तरह जानता था कि वह किसी भी तरह से कमजोर जादूगरनी नहीं थी। योजक चिन्ह युद्ध देवता जादूगर अकादमी में आरव गॉर्डन्स के स्कूल मिशन पर बाहर होने के कारण उसके साथ होने वाला डेथ मैच स्थगित होने की खबर सुनकर ओरियन हताशा से उबल रहा था। क्रोधित होकर उसने पास पड़ा एक जार उठाया और उसे दीवार पर फेंक दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ओरियन, तुम्हें शांत रहना होगा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार 5 स्टार मेजर सेलिन ने ही स्थगन का अनुरोध किया था। उन्होंने आरव को अकादमी से बहुत दूर एक मिशन पर भेजा है और जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि वह तैयार है, तब तक वह उसे वापस नहीं बुलाना चाहती, ओरियन के एक चमचे ने उसे बताया। ओरियन के दांत गुस्से से भींच गए जब उसे याद आया कि उसने आखिरी बार आरव को कब देखा था। उस समय आरव केवल एक द्वितीय स्तर का जादूगर था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही अवज्ञा ने ओरियन को चिढ़ा दिया था। आरव ने उसके सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, जो एक शक्तिशाली 5वां स्तर का जादूगर था, और इस बात ने उसके क्रोध को और भड़का दिया था। तब से उसके मन में आरव को खत्म करने की तीव्र इच्छा थी। बार बार उसने आरव के कारनामों की कहानियां सुनी थीं, जिससे आरव की तरक्की को खत्म करने की उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। उसे इस बात का डर सता रहा था कि आरव उसकी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब ओरियन को पता चला कि कप्तान के पद में एक नए जादूगर का स्वागत किया गया है और वह आरव है, तो वह एक ऐसी भावना से घिर गया जो उसने सदियों से महसूस नहीं की थी, संदेह।
उसे हाल ही में अपने सूत्रों से पता चला था कि आरव ने अभी तक टियर 5 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था और वह अभी भी टियर 3 जादूगर था। उसने अपने द्वारा पराजित जादूगरों के आधार पर कप्तान का पद प्राप्त किया था। उसके चमचे बड़बड़ा रहे थे, उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे कि उसका प्रतिद्वंद्वी अभी भी एक टियर 3 मैच है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ओरियन आरव को आसानी से हरा देगा। फिर भी ओरियन समझता था कि मध्य स्तर में रैंक ऊपर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था, खासकर एक टियर 3 मैच के लिए। आगे बढ़ने के लिए जिन विरोधियों को हराना पड़ता है, उनकी संख्या निश्चित रूप से एक विशाल पर्वत का रूप ले सकती है। आरव को अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, उन पर विचार करते हुए ओरियन को एक ऐसी भावना का अनुभव होने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, भय। वह इस बात से भली भांति अवगत थे कि जब किसी का क्षेत्र उससे मेल नहीं खाता तो अगले पद पर आसीन होना कितना कठिन होता है। आरव की उपलब्धियां खुद ही सब कुछ बयां कर रही थीं, और अब स्थगन से आरव को प्रशिक्षण के लिए अधिक समय मिलने के कारण ओरियन के मन में संभावित हार का एक क्षणिक विचार आया, लेकिन उसने तुरंत उसे दूर कर दिया। नए संकल्प के साथ उसने अपना मन दृढ़ कर लिया। हम रसातल में लौट रहे हैं और मेरे क्रोध का शिकार होंगे, ओरियन ने घोषणा की और उस दीवार की ओर बढ़ा जहां उसका जादुई डंडा लगा हुआ था। योजक चिन्ह। वह गॉड मेज एकेडमी में एल्डर अल्फ्रेड को तरुअस पीक की ओर उड़ते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि वह दीवारों से होते हुए महल में प्रवेश कर गए थे। क्या आपने कभी दरवाजा खटखटाने और अंदर आने के लिए आमंत्रित किए जाने का इंतजार करने के बारे में सुना है? तरुण ने एक उंगली पर अपने पूरे शरीर का भार संतुलित करते हुए, अपना दूसरा हाथ अपनी पीठ के पीछे रखते हुए और हवा में लटके हुए अपने पैर पर एक काला पत्थर रखते हुए ताना मारा। हर सांस के साथ उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। इतना भार अपने ऊपर लिए फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर रहे हो। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बंद करो, मैं सिर्फ मिलने आया हूं तो कुचलकर पेस्ट नहीं बनना चाहता, एल्डर अल्फ्रेड ने शिकायत की। कुछ और मजेदार कहो, आजकल कमजोर होने का नाटक करना मजेदार नहीं है, और वैसे भी मुद्दे पर आओ प्लीज। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी होगी, नहीं तो तुम्हारे जैसा आलसी व्यक्ति बिस्तर से उठने की जहमत भी नहीं उठाता। मुझसे मिलने आना तो दूर की बात है, तरुण ने एल्डर अल्फ्रेड के आने का कारण जानने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। तुम हमेशा सीधे मुद्दे पर आते हो, अब तुम में कोई मजा नहीं रहा। खैर, मैं इसलिए आया हूं ताकि हम साथ में शराब खरीद सकें और जी भर कर पी सकें, एल्डर अल्फ्रेड ने खुलासा किया। तरुण के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तरुण जानता था कि एल्डर अल्फ्रेड बिना किसी लाभ की अपेक्षा किए उससे मिलने नहीं आए होंगे, इसलिए जब शराब खरीदने का जिक्र आया तो तरुण जोर से हंस पड़ा। तुम्हें पता है ना कि हमें अभी भी सराय को ढेर सारे जादुई क्रिस्टल देने हैं। क्या तुम हमसे मजदूरी करवाकर कर्ज चुकाना चाहते हो? क्योंकि मैं अभी भी पूरी तरह से कंगाल हूं, और अगर मैं कंगाल हूं तो तुम मुझसे भी ज्यादा कंगाल हो, तरुण ने कहा और अपने पैरों के ऊपरी हिस्से से पत्थर को ऊपर धकेलते हुए उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाए, लेकिन जमीन पर उतरते ही उसके पैर लड़खड़ा गए। क्या बड़ों से बात करने का यही तरीका है? खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकादमी की टीम में चुने गए छात्रों की सूची अपडेट हो गई है, और क्या पता, आपके 5 शिष्यों को टीम में जगह मिल गई है, एल्डर अल्फ्रेड ने घोषणा की। तरुण को ये खबर सुनकर पहले तो झटका लगा, फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उन बच्चों ने मुझे निराश नहीं किया, मैं फिर से अपने शराब बनाने के बर्तनों का भंडार भर पाऊंगा, तरुण ने उत्साह से कहा। और मैं भी 2 ले लूंगा, एल्डर अल्फ्रेड ने आगे कहा। चुप रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यह मत सोचो कि मैं भूल गया हूं, तुम्हारे पास अभी भी बीट्रिस है और उसने टीम में जगह पक्की कर ली होगी क्योंकि वह आरव के स्तर के करीब है। उन लड़कों के साथ मेरी सारी ट्रेनिंग काम आए, तरुण ने जोर देकर कहा, जिस पर एल्डर अल्फ्रेड ने नाक सिकोड़ी। किस प्रशिक्षण का फायदा हुआ? हम दोनों जानते हैं कि तुमने उन लड़कों को कुछ नहीं सिखाया। तुम उनके लिए एक आम प्रशिक्षक से कम नहीं हो, बस अपनी आर्थिक स्थिति के कारण थोड़ा बहुत उपहार दे देते हो। इसीलिए मैंने उस समय छात्रों के आदान प्रदान का सुझाव दिया था। अब तक मैं उन लड़कों को तुमसे कहीं अधिक सिखा चुका होता और वे सचमुच उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके होते। तुम्हारी सफलता के कारण उनकी प्रतिभा व्यर्थ जा रही है, एल्डर अल्फ्रेड ने तरुण पर पलटवार करते हुए कहा। तुम आलसी बूढ़े आदमी छात्रों को पढ़ाने का दावा तो करते हो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि अकादमी टीम में 5 से ज्यादा छात्र होने पर मुझे क्या इनाम मिलेगा, और कुछ नहीं, तरुण ने पलटवार किया। तुम एक सभ्य चर्चा के लायक नहीं हो।
मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एल्डर अल्फ्रेड ने उठते हुए घोषणा की, फिर मुड़कर कहा। आपको इस बात का एहसास तो है ही कि आपके शिष्य सौभाग्यशाली रहे हैं कि वे ओरियन के साथ टकराव से बच गए, लेकिन उसका भाग्य ज्यादा देर तक साथ नहीं देगा। आपको उसे इस मृत्यु युद्ध को रद्द करने के लिए कहना होगा। उसने बहुत प्रतिभा दिखाई है और यह उचित नहीं होगा यदि आपके मार्गदर्शन में एक और प्रतिभाशाली जादूगर मारा जाए। अपनी मानसिक सेहत पर तरस खाओ और उसे इसे रद्द करने के लिए मनाओ। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुझे डर है कि तुम्हारी मानसिक छवि में आए दरारें पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएंगी, क्योंकि तुम इस तरह के दिल टूटने को सहन नहीं कर पाओगे। एल्डर अल्फ्रेड ने चेतावनी दी। मेरे बारे में चिंता मत करो, बूढ़े आदमी। वैसे भी आरव हारेगा नहीं। उस आदमी ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। टियर 5 क्या है? मुझे पता है कि जब वह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो टियर 6 से नीचे के स्तर पर उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। तरुण ने मुस्कुराते हुए शेखी मारी। तुम अब भी इतने अभिमानी हो कि तर्क को समझने को तैयार नहीं हो। अल्फ्रेड ने तरुण की एक भी बात पर विश्वास न करते हुए टिप्पणी की। उन्हें लगा कि तरुण जानबूझकर अपनी परेशानियों को छिपा रहा है और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तरुण की मदद करना असंभव है। तरुण दोबारा लड़ाई के दौरान अपनी मानसिक छवि को दोबारा प्रकट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके आखिरी शिष्य की मृत्यु के बाद उसकी मानसिक स्थिति को लगी चोटों के कारण उसमें कई दरारें आ गई थीं। जब एल्डर अल्फ्रेड दोबारा दीवारों के पास से गुजरे तो इस बार वे गुस्से में जाते हुए सिर्फ आर पार नहीं हो गए, बल्कि अल्फ्रेड के गुजरने के बाद ईंटें अपनी जगह से हिलने लगीं। वह चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी, दरवाजे का इस्तेमाल करो, तरुण ने बुदबुदाया। योजक चिन्ह। आरव और उनकी टीम ने आखिरकार गोबी रेगिस्तान को पार कर लिया था और अब वे एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। एनरिक की मदद से उन्होंने जल्दी से सभी के लिए पत्तियों से तंबू बना लिए। पवन का एक दांत स्पष्ट रूप से गायब था, क्योंकि सैंडवर्म के साथ लड़ाई उतनी बुरी नहीं हुई थी जितनी उसने उम्मीद की थी, लेकिन उसे उस जीव की पूंछ से चोट लगी थी, जिसके कारण वह वर्तमान संकट में फंस गया था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, बीट्रिस ने कहा जब वह अपने तंबू में प्रवेश करने वाली थी। बीट्रिस ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर आरव को अंदर आने का इशारा किया। ये देखकर आर्थर की आंखें फटी रह गईं और उसने चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि केवल पवन ने ही उनकी हरकतों पर ध्यान दिया था। वे दोनों चुपके से तंबू की ओर बढ़े और बातचीत के कुछ अंश सुनने की उम्मीद में अपने कान तंबू से सटा दिए। अन्य जादूगरों ने उन्हें अलग अलग भावों से देखा और अवनी ने आर्थर के व्यवहार पर अपना सिर हिलाया। हालांकि आर्थर अभी भी उनसे दूरी बनाए हुए था, लेकिन कम से कम वह पहले की तरह व्यवहार करने लगा था। तंबू के अंदर आरव ने बेहद खूबसूरत डिजाइन वाली बालों की बालियां बीट्रिस को भेंट की। धीरे धीरे इतनी सुंदर बालियां देखकर उसका ठंडा स्वभाव नर्म पड़ गया। मैंने इससे पहले कभी नहीं किया है, इसलिए आपको इन्हें खुद ही पहनना होगा, बीट्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़ गई। कोई बात नहीं, आरव ने जवाब दिया और उसके करीब आकर उसके कान छिदवाने में मदद करने की कोशिश की। चूंकि उसने पहले कभी बालियां नहीं पहनी थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि वह बालियां नहीं पहनती। उसने बस यही सोचा था कि उसके पास बालियां नहीं है, इसलिए उसने स्वीडन शहर से निकलते समय एक दुकान से बालियां खरीद ली थीं और उसे देने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। इसे धीरे धीरे डालो, जल्दी मत करो। देखो, अब खून निकल रहा है, बीट्रिस चिल्लाई। चिंता मत करो, मैं इसे धीरे धीरे अंदर डालूंगा, आरव ने उसे आश्वस्त किया। बाहर मौजूद आर्थर और पवन ने जब छिपकर बातें सुनने की पूरी कोशिश की तो वे अश्लील चेहरे बनाने लगे और आरव और बीट्रिस को अंतरंग गतिविधियों में लिप्त होने की कल्पना करने का प्रयास करने लगे। वह लड़का एक राक्षस है, उस निर्मम चेहरे वाली कठपुतली कलाकार लड़की के साथ ऐसा कर रहा है, आर्थर ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तंबू के अंदर की बातचीत अचानक रुक गई। इसके बाद आर्थर और पवन ने तंबू के आगे जाने की कोशिश की और किसी भी तरह की आहट सुनने की उम्मीद में अपने कान तंबू से सटा दिए, लेकिन आरव ने तंबू खोल दिया, जिससे वे दोनों शर्मिंदा होकर अंदर गिर पड़े। आर्थर ने घबराकर हंसते हुए आरव और बीट्रिस को देखा, जो अभी भी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थे। माफ करना, मुझे लगा कि तुम लोग। खैर छोड़ो, आर्थर हकलाते हुए भागा और मौके का फायदा उठाकर तेजी से निकल गया और पवन को गुस्से से भरी बीट्रिस का सामना करने के लिए छोड़ दिया। पवन ने भी जल्दबाजी में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बीट्रिस ने उसे कान से पकड़ लिया और उस पर जासूसी करने का आरोप लगाते हुए अपनी सारी निराशा उस पर निकाल दी। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। पब फ्यूचर विज्ञापन। एक और दिन पैदल चलने के बाद वे उस पहले शहर में पहुंचे जहां उन्हें जाना था।
उन्होंने खुले शहर के द्वार से प्रवेश किया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके सिर के ऊपर एक संख्या दिखाई दे रही है, जो 1 घंटा का उल्टी गिनती समय प्रदर्शित कर रही है। यह एक रहस्यमय घटना थी, शायद समय की कोई असामान्य घटना, क्योंकि उनके पीछे के द्वार अचानक बिना किसी चेतावनी के जोर से बंद हो गए। समय के रहस्यमय शहर में आपका स्वागत है, एक आवाज गूंजी, जो उस भयावह वातावरण में प्रतिध्वनित हो रही थी। समय के शहर में सभी निवासियों को रेस टू डेथ नामक एक घातक खेल में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाता है। आपके पास अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए ठीक 1 घंटा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 घंटा समाप्त होते ही भाग न लेने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो खूब मजे करो और याद रखना, दौड़ के केवल विजेताओं को ही शहर से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। जो लोग भाग लेंगे लेकिन शीर्ष 3 में जगह बनाने में असफल रहेंगे, वे अगले चुनौती देने वालों के आने तक अस्थायी रूप से समय में फंसे रहेंगे, आवाज ने अंतिम स्वर में कहा। शीर्ष 3 में पहुंचने के बाद आपको जाने का विशेषाधिकार मिलेगा। अब यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आपका समय अब शुरू होता है, आवाज ने अपनी बात समाप्त की। 59:59 और इन्हीं शब्दों के साथ 1 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनके सामने एक विशाल गेम कैप्सूल खड़ा था, जिस पर रेस टू डेथ शीर्षक अंकित था। उसकी बनावट से ही स्पष्ट था कि यही वह खेल था जिसे खेलने के लिए उस आवाज ने उन्हें बुलाया था। इधर उधर फैल जाओ और अगले 20 मिनट का इस्तेमाल इस खेल के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके उसे इकट्ठा करने के लिए करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सब 20 मिनट बाद यहीं फिर से इकट्ठा हो जाओगे। आरव ने सुनसान शहर के नज़ारे को चिंता से देखते हुए आदेश दिया। ये शहर उनके लिए पहली परीक्षा के रूप में सामने आया, मायावी क्रोनोमेंसर को हराने की परीक्षा। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद क्रोनोमेंसर कहीं भी नजर नहीं आया, जिससे खेल में भाग लेने के आरव के फैसले पर संदेह पैदा हो गया। फिर भी अगर वे अगले 20 मिनट के भीतर कोई सुराग खोजने में विफल रहते हैं, तो आरव के पास खेल के खतरों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि क्रोनोमेंसर को पाने का यही एकमात्र रास्ता प्रतीत होता है। 20 मिनट बाद पूरी टीम गेम कैप्सूल के स्थान पर फिर से एकत्रित हो गई थी। तुम्हें क्या पता चला? आरव ने अवनी से पूछा, जो सबसे आखिर में पहुंची थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर इशारा किया कि बाकी टीम की तरह उसे भी शहर वीरान मिला, जिससे ऐसा लग रहा था कि वहां सिर्फ वे ही मौजूद हैं। शहर में कोई जवाब न मिलने पर अब उनके पास खेल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे लगता है कि हमारे पास खेल खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आरव ने कैप्सूल के पास पहुंचते हुए निष्कर्ष निकाला और कहा कि कैप्सूल पर मौजूद विकल्प भी काफी परिष्कृत प्रतीत होते हैं। उसने अपना हाथ फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखा और उसके सामने विकल्प दिखाई दिए। टीम रेसिंग, एकल रेसिंग। आरव ने बिना किसी झिझक के टीम रेसिंग का चयन किया। इसके बाद सिस्टम ने उनसे उनकी टीम में सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए कहा और उन्होंने 11 सदस्यों की संख्या चुनी। एक चमकीली रोशनी ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया और वे कैप्सूल के अंदर गायब हो गए। योजक चिन्ह। मौत की दौड़ में आपका स्वागत है। अपना मॉन्स्टर वाहन चुनें और बनाएं। इस कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास केवल 15 मिनट हैं। टीम ने आंखें खोली तो खुद को एक बंद जगह में पाया, जो कुछ ही सेकंड पहले की जगह से बिल्कुल अलग थी। हालांकि वे दिशाहीन थे, आरव को इस बात का अंदाजा था कि वे कहाँ हैं। इलाके का सर्वेक्षण करते हुए उसने देखा कि 11 सदस्यों वाली 6 अन्य टीमें समूहों में खड़ी थीं। जब आरव और उसकी टीम ने एक वाहन का चयन किया और उसके विकल्पों पर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने आरव और उसकी टीम को शत्रुतापूर्ण नजरों से देखा। आरव उस वाहन को देखकर अचंभित रह गया जिसे उन्होंने चुना था, और वह तुरंत अपनी टीम के वाहन चयन बिंदु की ओर चल पड़ा। एक मशीन ने उपलब्ध सभी वाहनों की तस्वीरें प्रदर्शित की। वहां पहुंचने पर आरव के संदेह की पुष्टि हो गई। सिस्टम में मौजूद वाहन पृथ्वी के मॉन्स्टर ट्रकों से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते थे। हालांकि इनमें अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए इन्हें लंबा किया गया था और वाहनों में विभिन्न संशोधन किए गए थे, जिससे वे अपने सांसारिक समकक्षों की तुलना में और भी अधिक खतरनाक बन गए थे। आरव, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है हमें कौन सा चुनना चाहिए? सहायक कप्तान बीट्रिस ने मार्गदर्शन के लिए आरव की ओर रुख किया। उनके कप्तान के रूप में आगे बढ़ने से पहले उनका निर्णय महत्वपूर्ण था। मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम काफी नुकसान में हैं। दूसरी टीमों को देखकर लगता है कि वे इस खेल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो वे शायद उन टीमों में से हैं जो पहले हार चुकी हैं, आरव ने कहा।
इसका मतलब है कि इस खेल में जो भी चुनौतियां आती हैं, उनसे निपटने का उन्हें अधिक अनुभव है, अवनी ने अपनी तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कहा। हालांकि आरव ने जवाब में केवल मुस्कुरा दिया। चिंता मत करो अवनी, जब तक मैं यहाँ हूँ हम हारने वाले नहीं हैं, आरव ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि इस दुनिया में पृथ्वी के मनुष्यों की तुलना में कार के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से कोई नहीं समझ सकता। कारों में किए गए जादुई संशोधनों के बावजूद ड्राइविंग के मूल सिद्धांत वही रहे, और आरव को यकीन था कि वह उन जादूगर खिलाड़ियों के समूह से नहीं हारेगा जिन्होंने लगातार हार के माध्यम से ही ड्राइविंग का अनुभव अर्जित किया था। दरअसल इस खेल ने आरव को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया कि शायद जिस क्रोनोमैंसर को मारने का उन्हें काम सौंपा गया था, वह भी उसी की तरह हो सकता है, किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई प्रवासी। उसने सोचा कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे क्रोनोमैंसर इस दुनिया का मूल निवासी हो सके। आरव को आखिरकार वह मॉन्स्टर ट्रक मिल गया जो वह चाहता था। उसने बिना उसमें कोई बदलाव किए ही उसे चुन लिया, क्योंकि वह उसे चलाने का आदी नहीं था, इसलिए उसने समय बर्बाद न करने का फैसला किया, और तभी उसके सामने एक तेज रोशनी चमकी। जादुई और विशालकाय मॉन्स्टर ट्रक प्रकट हुआ, जो क्रूर बल और रहस्यमय जादू का एक दुर्जेय संयोजन था। यह जमीन से काफी ऊपर तक फैला हुआ था, धातु का एक विस्मयकारी दैत्य जो अलौकिक ऊर्जा से उत्प्रोत था, जिसे देखकर पूरी टीम आश्चर्यचकित रह गई। वह विशालकाय वाहन जादुई नक्काशी वाले कवच से ढका हुआ था, जो अलौकिक चमक से जगमगा रहा था। उसकी विशाल संरचना कांस्य और चांदी का एक आकर्षक मिश्रण थी, जो जीवंत इंद्रधनुषी रंग की ऊर्जा की स्पंदित धाराओं से सुशोभित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जादुई ऊर्जा की धाराएं उस जानवर के शरीर में निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ रही है और वह अविश्वसनीय कौशल से परिपूर्ण हो रहा है। जादुई चट्टानों से तराशे गए ये टायर इतने विशाल और मजबूत थे कि देखने में ऐसा लगता था मानो वे किसी भी भूभाग का सामना कर सकते हों। ट्रक के विशाल पिछले हिस्से में भयावह हथियारों की एक श्रृंखला इंतजार कर रही है, जिनमें से प्रत्येक सुप्त शक्ति के साथ चुनौती दे रहा है। चमकते हुए ब्लेड, मौलिक ऊर्जा के स्पंदित गोले और बिजली की कड़कती हुई नलिकाएं एक उद्देश्य के साथ छोड़े जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये हथियार अपनी विनाशकारी क्षमता को जागृत करने के लिए शुद्ध जादू के संचार की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरव, पूछने के लिए माफ करना, लेकिन तुम इस चीज और इसके साथ आने वाले सभी उपकरणों को कैसे नियंत्रित करने की योजना बना रहे हो? अवनी ने उलझन भरे लहजे में पूछा। विवरण पढ़ने के बाद आरव को कुछ बुनियादी विशेषताएं समझ में आई और उसने अपनी टीम के बाकी सदस्यों को समझाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें वाहन के हथियारों को अपनी माना शक्ति का उपयोग करके संचालित करने का तरीका बताया। क्योंकि चूंकि वे अब यात्रा नहीं कर रहे थे, इसलिए अकादमी द्वारा उनकी माना शक्ति के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया था। लेकिन आरव को जल्द ही एहसास हुआ कि खेल के भीतर भले ही उनकी माना शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था, वे पहले की तरह स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता था कि उनकी माना शक्ति का प्राथमिक उपयोग अब उनके वाहन के भीतर सब कुछ संचालित करने के लिए था। इससे आरव को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या अकादमी को इस जगह के बारे में पता था और उन्होंने जानबूझकर उन्हें माना का उपयोग किए बिना इतनी लंबी दूरी तय करवाई थी, ताकि उन्हें इस चुनौती के लिए तैयार किया जा सके। आरव को लगा कि टीम को अभी तक बात समझ नहीं आई है, लेकिन वह, जिसने अपनी मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कई बार अपने माना प्रवाह को बाधित किया था, निश्चित था कि उनके माना निष्पादन को किसी चीज द्वारा दबाया जा रहा था। सभी प्रतिभागी तैयार हो जाए, दौड़ शुरू होने वाली है, आपको चक्कर पूरे करने होंगे, और केवल एक ही नियम है, शीर्ष 3 में बने रहिए और मरना मत। हा। जैसे ही यह घोषणा गूंजी, आरव तेजी से ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और बीट्रेस यात्री सीट पर आराम से बैठ गई। शुरुआत में लुकास और पवन पीछे की सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, अपनी रैंकिंग के आधार पर जगह चुनने की कोशिश कर रहे थे। तभी आरव ने हस्तक्षेप किया। लुकास और पवन, मुझे तुम दोनों की पीछे जरूरत है। अवनी, नाइट और एंड्रिक हमारे साथ कार के अंदर ही रहेंगे, आरव ने निर्देश दिया। जैसे ही सभी ने अपनी अपनी निर्धारित जगहें ले ली, जिस खांचे में आमतौर पर चाबी डाली जाती थी, उसकी जगह एक छोटा सा, बारीकी से तराशा हुआ गोला लगा दिया गया था। उल्टी गिनती शुरू होते ही आरव सोचने लगा कि गाड़ी को कैसे चालू किया जाए। आसपास की कारों के इंजन पहले ही चालू हो चुके थे, उनकी गर्जना हवा में शक्ति भर रही थी, क्योंकि वे अंतिम गिनती की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार कैसे स्टार्ट करते हैं? आरव ने बगल वाली गाड़ी के ड्राइवर को पुकारा, लेकिन यात्री सीट पर बैठे जादूगर ने तिरस्कारपूर्वक जमीन पर थूक दिया और ड्राइवर ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया।
ओह, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा बोलने वाले नहीं हो, आरव ने कमजोर मुस्कान के साथ बुदबुदाया और मन ही मन खुद को कोसने लगा कि उसने सोचा था कि उसके प्रतिद्वंद्वी मदद करेंगे। अपना खुद का तरीका आजमाने का निश्चय करते हुए आरव ने अपनी माना शक्ति को गोले में प्रवाहित किया। पल भर में डैशबोर्ड और कार के अन्य सभी कार्यों के साथ साथ वह गोला भी रोशन हो गया। आरव को वाहन से एक जुड़ाव महसूस हुआ क्योंकि एक गोल नीले प्रकाश का पैनल उसकी दाहिनी आंख में समाहित हो गया और उसकी पुतली के साथ एकीकृत हो गया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसकी दृष्टि बदल गई थी और उसे एहसास हुआ कि वह मात्र सोच से ही कार के कई पहलुओं को नियंत्रित कर सकता है। मुस्कुराते हुए आरव ने पैडल पर पैर दबाया और मॉन्स्टर ट्रक एक जोरदार जुम्म की आवाज के साथ चालू हो गया। उस आवाज से आसपास के लोग चौंक गए, खासकर बगल वाली कार में बैठा यात्री जिसने हैरानी से आरव की ओर देखा। वे जानते थे कि यह आरव का पहला प्रयास था, फिर भी वह अपने पहले ही प्रयास में मॉन्स्टर ट्रक को स्टॉप करने में कामयाब हो गया था, एक ऐसा तथ्य जिसने उनके अपने शुरुआती संघर्षों को देखते हुए उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। हालांकि उन्होंने खुद को दृढ़ बनाया, यह मानते हुए कि आरव की सफलता महज भाग्य थी और उन्हें संदेह था कि उसके ड्राइविंग कौशल मददगार साबित होंगे। आरव ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उनकी निगाहों का सामना किया। आओ मुकाबला करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ठीक उसी समय जब उल्टी गिनती 0 पर पहुंच गई और सभी मॉन्स्टर ट्रकों की सामूहिक गर्जना आगे बढ़ी, जो दौड़ की शुरुआत का संकेत थी। अगर उसे ये भी बताया जाता कि वह अभी भी इतनी सभ्य चीज देख पाएगा, तो भी आरव को इस बात पर यकीन नहीं होता कि एक अनोखी साधना की दुनिया में प्रवेश करने वाले उसे कभी भी कार की तरह काम करने वाली कोई चीज देखने का मौका मिलेगा, उसे चलाने की तो बात ही छोड़ दें। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, आरव ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक्सीलरेटर पैडल पर अपना पैर जोर से दबाया, जिससे ट्रक पथरीले इलाके में जबरदस्त गति से आगे बढ़ने लगा। हाँ, उनकी टीम के सदस्यों ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अप्रत्याशित बढ़त और आरव को गाड़ी चलाते देखने के रोमांच से वे उत्साहित थे। आरव सबसे आगे चल रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से एक जोरदार झटका लगा। एक अन्य वाहन ने उसके ट्रक को टक्कर मार दी थी। उसने महसूस किया कि उसकी गति धीमी हो रही है और ठीक आगे एक तीखा मोड़ था। स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए उसने गाड़ी को इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशालकाय लाल रंग के मॉन्स्टर ट्रक ने, जिसके किनारे पर आग की लपटों के निशान बने हुए थे, उससे टक्कर मार दी, जिससे वह बेकाबू होकर ट्रैक से बाहर हो गया। जैसे ही उसने नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया, एक अन्य वाहन ने स्थिति का फायदा उठाते हुए सड़क की ऊंची दीवारों पर चढ़ गया। उसी क्षण ट्रक पर सवार जादूगरों में से एक ने अपने ट्रक पर लगी जादुई मशीन गन को संभाला और अपने ही ट्रक पर गोलियां चला दी। तान बंदूक से निकली गोलियां बिजली की ऊर्जा से परिपूर्ण थीं और बढ़ी हुई गति से उसके वाहन की ओर बढ़ रही थीं। पवन ने पिछली सीट से बर्फ की ढाल बनाने का मंत्र डालने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अपनी माना शक्ति को महसूस करने के बावजूद वह कोई भी मंत्र नहीं डाल पा रहा था। ग्रेटर देन एनर्जी शील्ड, आरव ने जोर से बोला और मानो उसके आदेश के जवाब में उनके ट्रक के सामने एक पारदर्शी मिट्टी की ढाल प्रकट हो गई, जिससे गोलियां कार को भेदने की कोशिश करते समय वहीं अटक गईं। हालांकि जब आरव ने दोबारा गाड़ी चलाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। जिस गोले में चाबी होनी चाहिए थी, उस पर नीचे की ओर नजर डालते हुए उसने देखा कि वह अब धुंधला हो गया था और उसमें वह चमक नहीं थी जो तब थी जब उसने उसमें माना ऊर्जा डाली थी। जैसे ही वह कार में माना ऊर्जा प्रवाहित करने और साथ ही साथ गाड़ी चलाने की कठिनाई पर विचार कर रहा था, उसके दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ आया, जिससे उसे तुरंत आदेश जारी करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कार में माना ऊर्जा इतनी जल्दी खत्म होने का कारण ये था कि उसने गोले में डाली गई माना ऊर्जा से ढाल बनाई थी और उसे ट्रक के ईंधन के रूप में आरक्षित रखा था। बीट्रेस, कृपया मेरे लिए गोले में माना ऊर्जा भर दो। पवन, ट्रक के हुड के ऊपरी हिस्से में माना ऊर्जा भर दो। बाकी सब लोग एक हथियार चुनो और उसमें माना ऊर्जा भर दो। जब तुम हमला करने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, आरव ने निर्देश दिया। जैसे ही उसने कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन फिर से चालू हो गया, लेकिन मुख्य सड़क पर वापस जाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ क्योंकि सभी 6 कारें उससे आगे निकल गईं। आरव ने अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे और अपनी ऊर्जा उसमें प्रवाहित की, जिससे उसे कार के हर हिस्से से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और उसने अपनी शक्ति को निर्देशित किया, उसे पृथ्वी तत्व के कणों में परिवर्तित किया और फिर उसे टायरों में प्रवाहित किया। पल भर में टायरों से नुकीले कांटे निकल आए। तेजी से रफ्तार बढ़ाते हुए आरव गाड़ी को ट्रैक से बाहर निकालने और वापस ट्रैक पर लाने में कामयाब रहा।
ट्रैक पर वापस आने के बाद उसने स्पाइक्स को अंदर खींच लिया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए छठे स्थान पर मौजूद कार के करीब पहुंच गया। जैसे ही वे एक खड़ी चट्टान के पास पहुंचे, आरव ने देखा कि 5वें स्थान पर बैठा ड्राइवर अपनी कार को तेजी से चला रहा था, जिससे टायर में आग लग गई क्योंकि वह चट्टान के एक हिस्से से सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी को घुमा रहा था। ऐसा दृश्य देखकर बीट्रिस और बाकी टीम भयभीत हो गई, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी दौड़ इतनी क्रूर और खतरनाक क्यों होगी। जादू करने में असमर्थ होने के कारण वे असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि अगर कार के ब्रेक फेल भी हो जाते तो उन्हें संदेह था कि वे जीवित बच पाएंगे। आरव ने कार की गति बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया, जिसमें त्रिशा द्वारा गोले में लगातार डाली जा रही माना ऊर्जा से उसे सहायता मिली। हालांकि उन्हें लगा कि उनकी प्रगति धीमी है। स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए उन्होंने अपनी माना शक्ति को केंद्रित किया, उसे ज्वाला तत्व के कणों में परिवर्तित किया और उन्हें टायरों और निकास पाइप की ओर निर्देशित किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, ट्रक की आवाज बदल गई और रफ्तार बढ़ गई। आरव छठे स्थान के करीब पहुंच गया और लगभग उन्हें पीछे छोड़ ही दिया। उसने देखा कि छठी कार टीम के 3 सदस्य उसकी ट्रक पर बंदूकें ताने हुए थे। पवन, उनकी टायरों पर बर्फ जमा कर उनकी रफ्तार धीमी करो। आथा, गोलियों की बौछार से उन कमीनों का ध्यान भटकाओ, आरव ने आदेश दिया। आथा पागलों की तरह हंसने लगा। उसने कार के पीछे से जादुई मशीन गन निकाली और तीनों हमलावरों पर स्पष्ट निशाना साधने के लिए खुद को तैयार किया। उनकी कार पर लगी मशीन गन फिट नहीं थी, इसलिए उसे दोनों हाथों से उठाना पड़ा। जैसे ही आथा ने अपना दाहिना हाथ हैंडल पर दबाया, उसने उसमें पृथ्वी तत्व के बजाय अपने धातु तत्व का संचार किया और ज्वालाएं भड़क उठीं। टिंग। अगर दूसरे व्यक्ति द्वारा चलाई गई बिजली की गति वाली गोली बेहद तेज थी, तो आथा द्वारा चलाई गई गोली बेहद घातक थी। गोलियां तेज और खतरनाक थीं, जिनसे न केवल दुश्मन गोलीबारी करने से विचलित हो गए, बल्कि तीनों में से एक का गला भी छेद गया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसके बेजान शरीर को ट्रक से नीचे धकेल दिया गया, जबकि अन्य 2 लोग उसी भाग्य से बचने के लिए तुरंत छिप गए। जब वे आथा की गोलियों की बौछार से बचाव करने में व्यस्त थे, तभी आरव की कार पर लगी तोप से दागे गए विशाल बर्फ के गोलों में से एक टायर पर जा लगा। पवन को अपने सिर से पसीना पोंछते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि उस बर्फीले गोले को फेंकने के लिए जादुई तोप ने उससे काफी मात्रा में माना ऊर्जा निकाल ली थी। एकमात्र सकारात्मक पहलू ये था कि अंततः इससे उन्हें छठा स्थान हासिल करने में मदद मिली, क्योंकि उनका मॉन्स्टर ट्रक एग्जॉस्ट पाइप से निकलती लपटों और जलते हुए टायरों के साथ तेजी से आगे बढ़ा। इससे आरव को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घोस्ट राइडर की नई पीढ़ी हो, क्योंकि उनका मॉन्स्टर ट्रक आखिरकार चट्टान से नीचे गिर गया, जिससे टीम के सदस्य सांस रोककर खड़े रह गए क्योंकि कार हवा में थी। छठे स्थान पर मौजूद कार को ट्रक के टायरों में फंसी बर्फ को हटाने के बाद पीछे की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी रफ्तार धीमी हो गई थी और उस हालत में चट्टान से नीचे गाड़ी चलाने की कोशिश करना आत्महत्या से कम नहीं होगा, इसलिए उन्हें फिर से रफ्तार बनानी होगी। इसी बीच आरव का ट्रक आखिरकार रेसट्रैक के दूसरी तरफ जा गिरा। उसने गियर बदला और रफ्तार बढ़ा दी। उसकी दाहिनी आंख से जुड़े पैनल पर एक संकेतक मानचित्र प्रदर्शित हो रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वह 5वें स्थान पर चल रहे ट्रक के करीब है, जिसे वह हर हाल में पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आरव को सब कुछ कार रेस गेम जैसा लग रहा था। न केवल कारों में हमला करने वाले उपकरण लगे हुए थे, बल्कि वह एक नक्शा भी देख सकता था जो उसकी स्थिति और उससे आगे लाल बत्तियों में चल रही कारों की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा था। वह जानता था कि वह 5वें स्थान पर मौजूद ट्रक से बस कुछ 100 मीटर दूर है, और अब वह अपने पीछे एक ट्रक देख सकता था। जैसे ही वे 5वें स्थान के पास पहुंचे, आरव ने देखा कि पीछे कुछ जादूगर मैना से भरे गोले पकड़े हुए थे और उनके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान थी। उसने तेजी से स्टीयरिंग घुमाकर ट्रक को दाहिनी ओर की दीवारों की तरफ मोड़ दिया और उन्हें तोड़कर निकलने की योजना बनाई। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उन गोलों में क्या है, लेकिन वह हर कीमत पर उनसे बचने के लिए दृढ़ संकल्पित था। फेंकी गई कोई भी चीज उसे संभावित बम जैसी लगती थी। ग्रेटर दैन स्पाइडर पपेट के पैरों को सक्रिय करें। आरव को ट्रक के साथ एक अवर्णनीय जुड़ाव महसूस हुआ। वह इसे अपने शरीर का ही एक हिस्सा मानता था, जिससे उसे इसके प्रभावी कामकाज की सहज समझ प्राप्त हुई। उस क्षण उसने कल्पना की कि केवल एक मकड़ी ही दीवारों के बीच से आसानी से निकल सकती है, और चूंकि ट्रक त्रिशा द्वारा गैस नियंत्रित गोले में डाले गए माना के प्रवाह से प्रतिध्वनित हो रहा था। ट्रक द्वारा उसकी कुछ माना शक्ति को आत्मसात करने के साथ साथ आरव उससे संबंधित कुछ क्षमताओं का उपयोग कर सकता था और रेसिन के अनुरूप उसके मंत्रों को पुनः उत्पन्न कर सकता था।
ऐसा लग रहा था मानो कार जादू करने के लिए एक माध्यम का काम कर रही हो, जो आरव की टीम की सीधे जादू करने में असमर्थता की भरपाई कर रही हो। freewebnovel.com। इस मामले में ड्राइवर के पास अवशोषित माना से प्रकट होने वाले मंत्र को चुनने की शक्ति थी, जबकि टीम के बाकी सदस्यों को ट्रक में मौजूद किसी भी माना संगत वस्तु में माना का संचार करना था। चूंकि ट्रक माना ऊर्जा से संचालित होता था, इसलिए जितना अधिक वे इसका उपयोग करते थे, उतना ही यह उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता था। जैसे ही गोले जमीन पर गिरे, आरव को एक भयंकर विस्फोट की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे विशालकाय लताओं में बदल गए और सड़क को अवरुद्ध कर दिया। सौभाग्य से वाहन के नीचे से निकले 8 लकड़ी के खंभों की बदौलत लताएं आरव के ट्रक से बाल बाल बच गईं। बाधा को पार करने के लिए उत्सुक आरव ने दीवारों के किनारों का उपयोग करते हुए कुशलतापूर्वक कार को चलाया। लकड़ी के पैर एक स्थिर बल के रूप में काम करते थे, जिससे मॉन्स्टर ट्रक को उलझती हुई लताओं में फंसने या दीवारों के बीच से गुजरते समय अपना संतुलन खोने से बचाया जा सकता था। प्लांट ब्लॉकेज वाली जगह से आगे निकलने के बाद आरव तेजी से सड़क पर वापस आ गया और उसने अपनी गाड़ी को शक्तिशाली 5वें गियर में डाल दिया, जिसे आमतौर पर ओवरराइड गियर के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे ट्रक की गति बढ़ती गई, उसका इंजन और तेज होता गया, जिससे आरव वांछित 5वें स्थान के और करीब पहुंच गया। आरव, मेरी माना शक्ति बहुत तेजी से कम हो रही है और मैं इसकी खपत को पूरा नहीं कर पाऊंगी। जल्द ही मेरी माना शक्ति खत्म हो जाएगी, बीट्रिस ने अपनी चिंता व्यक्त की, जिससे आरव ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसकी अधिकतम गति बनाए रखने के लिए ऑर्ब को लगातार माना शक्ति से भरना जरूरी था। पीछे बैठे एंड्रिक से अपनी सीट बदल लो, वह भी 4थे स्तर का जादूगर है और ऊर्जा की कमी को बेहतर ढंग से झेल पाएगा। अब हम धीमे नहीं पड़ सकते, आरव ने आदेश दिया। ट्रक ने दूसरों के हिलने से पहले ही आरव की बात मान ली। बीट्रिस की कुर्सी सहजता से पीछे की ओर झुक गई और एक अवर्णनीय बल द्वारा ऊपर उठ गई, जबकि एंड्रिक की सीट बीट्रिस की हवा में उठी हुई कुर्सी द्वारा छोड़ी गई जगह के नीचे से सहजता से आगे की ओर खिसक गई। जैसे ही बीट्रिस की कुर्सी ने कार के पिछले हिस्से में एंड्रिक द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को सहजता से भर दिया। जैसे ही एंड्रिक खाली जगह में बैठा, उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी माना शक्ति को गोले में समाहित कर दिया, ठीक उसी समय जब वे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आरव ने कुशलतापूर्वक कार को चलाया और ड्रिफ्ट से मिली गति का फायदा उठाते हुए 5वें स्थान पर मौजूद वाहन को ओवरटेक किया, जिससे वे स्वयं 5वें स्थान पर आ गए। एड्रेनालाइन के प्रवाह में वृद्धि के साथ आरव का ध्यान आगे वाली अगली कार पर केंद्रित हो गया। जिस जादूगर ने उस ट्रक को चलाया था जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, वह आरव और उसकी टीम को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह देखना अविश्वसनीय था कि एक जादूगर, जिसने पहले कभी इस खेल में भाग नहीं लिया था, में इतनी असाधारण ड्राइविंग क्षमता थी और वह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। क्रोधित होकर दांत पीसते हुए विरोधी जादूगर ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने अपने बाएं हाथ से दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और कार के बाहर से बाईं ओर एक विशाल बंदूक प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी और उसने बड़ी शांति से कार के अंदर छिपे ट्रिगर को दबा दिया। अचानक एक विशाल बर्फीली तलवार निकली, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाले बर्फीले नीले रंग के प्रतीकों से घिरी हुई थी। सौभाग्य से आरव ने सतर्क होकर मुख्य दर्पण से बंदूक निकलते हुए देख ली थी और ट्रक के पीछे मौजूद टीम ने भी कुछ कहने की कोशिश की थी। जब बर्फ की तलवार उनकी ओर तेजी से बढ़ी, तो आरव ने सहज रूप से अपने ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ दिया और तलवार उसके आगे वाली कार से टकरा गई, जिससे ट्रक को भारी नुकसान हुआ और पीछे के दोनों टायर जम गए। साथ ही पीछे बैठे कुछ जादूगर भी फंस गए। जमे हुए टायरों ने ऐसा घर्षण पैदा किया जिससे ट्रक अचानक रुक गया और अनियंत्रित रूप से फिसलने लगा। जैसे ही आरव ने आसन्न खतरे को तुरंत भांप लिया, उसने पीछे मुड़े बिना ही तेजी से मुड़ने का फैसला किया। रिवर्स गियर में बदलते हुए उसने कुशलतापूर्वक और सटीकता से वाहन को चलाया और बिना किसी झिझक के सहजता से 4थे स्थान पर पहुंच गया। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में उसके बगल वाली कार को पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह अपने रास्ते से भटक गई। आरव समझ गया था कि उनके प्रतिद्वंद्वियों को उबरने में काफी समय लगेगा, जिससे वे प्रभावी रूप से शीर्ष 3 रैंकिंग से बाहर हो जाएंगे। अब उस कार के सामने, जिसने बर्फ की तलवार से उसकी कार को काटने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश की थी, आरव आत्मविश्वास से रिवर्स में गाड़ी चलाता रहा और केवल अपने रियर व्यू मिरर पर भरोसा करते हुए कुशलतापूर्वक ट्रक की गति को नियंत्रित करता रहा। अपनी बची हुई गोलियां उस ट्रक पर चलाओ,
आरव ने जल्दबाजी में चिल्लाते हुए कहा। वह दूसरे वाहन में बैठे जादूगर ड्राइवर के दोबारा गोलियां लोड करने और विनाशकारी बर्फीली तलवार से हमला करने से पहले ही हमला करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, और इस बार उन पर हमला करने के लिए भी। हमले की विनाशकारी शक्ति को देखने के बाद आरव इससे बचने के लिए केवल अपनी टीम की युद्ध क्षमताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। इसके अलावा गाड़ी को रिवर्स में चलाते समय ऐसे हमले से बचने की कोशिश करने से उसे बेहद बेचैनी महसूस हुई। अरे आरव, मुझे नहीं लगता कि मैं इस हमले को लंबे समय तक जारी रख पाऊंगा, मेरे पास माना भी कम है। आथा ने एक टियर 2 जादूगर के रूप में अपनी सीमाओं से निराश होकर शिकायत की। ट्रक से जुड़ी बंदूकें और हथियार ऐसे हमले करने में सक्षम हैं जो तीसरे स्तर के जादूगरों के हमलों के बराबर हैं, लेकिन उनमें और अधिक माना ऊर्जा प्रवाहित करके वे संभावित रूप से चौथे स्तर की शक्ति तक भी पहुंच सकते थे। और आथा को इस बात की जानकारी होने के कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अपनी माना ऊर्जा को जल्दी से समाप्त कर देता था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पवन ने आथा के हाथ से बंदूक छीन ली और अपनी स्वयं की माना शक्ति को उस जादुई मशीन गन में समाहित कर दिया। जैसे ही पवन की माना शक्ति बंदूक के साथ मिश्रित हुई, उसके शरीर से एक मनमोहक बर्फीली नीली रोशनी निकलने लगी। इसे खाए, पवन ने चिल्लाते हुए गोली चलाना शुरू कर दिया, जबकि आरव धैर्यपूर्वक सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह अपने ट्रक को सामान्य स्थिति में पलट सके और तीसरे स्थान पर मौजूद ट्रक की ओर तेजी से बढ़ सके। 5वें स्थान पर मौजूद ट्रक पर दागी गई बर्फ की गोलियों का सामना अचानक एक पारदर्शी मिट्टी की ढाल के प्रकट होने से हुआ, जिसने प्रभावी रूप से पाले के हमले से बचाव किया। हालांकि आथा की गोलियों में घातक और तीक्ष्ण गुण हो सकते हैं, लेकिन वे पैल की दुर्जय जादुई मशीन गन के सामने फीकी पड़ जाती हैं, जो चौथे स्तर की माना शक्ति से परिपूर्ण है। आरव ने देखा कि ड्राइवर की तरफ लगी लॉन्चर गन में ऊर्जा जमा होने लगी और कार एक बार फिर गति पकड़ने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि चालक का संयम पूरी तरह से भंग हो चुका था और बर्फ की तलवार का जादू चलाना उनकी हार का कारण बन सकता था। वे 5वें स्थान पर मौजूद ड्राइवर के लिए महज अभ्यास के लक्ष्य थे, क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि आरव के लिए कार को इतनी तेजी से रिवर्स करना और बच निकलना संभव था। जब हम इस ट्रक में बैठे थे तब मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने कुशल ड्राइवर होगे, लेकिन देखो हम यहाँ हैं, इसलिए अब हमें धोखा देने की हिम्मत मत करना, बीट्रेस ने पीछे की सीट से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट भरी थी। आरव ने सामने बैठे ड्राइवर से नजरें मिलाईं, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। जैसे ही आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसके विचारों का दायरा बढ़ गया और उसे एहसास हुआ कि वे एक तीखे मोड़ के बेहद करीब हैं। धत्तेरे की, आरव ने बड़बड़ाते हुए स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाकर ट्रक को उसकी सामान्य स्थिति में वापस लाया, इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसे समय में उस पर हमला भी हो सकता है। हालांकि 5वें स्थान पर मौजूद ट्रक ने आरव के ट्रक को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान छीन लिया। आरव की कार के पास से गुजरते समय ड्राइवर के चेहरे के भाव से उसकी उलझन स्पष्ट हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव स्वेच्छा से अपनी बढ़त क्यों छोड़ देगा। बेशक वह हमला करने ही वाला था, लेकिन ये पहली बार था जब ड्राइवर का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसने स्वेच्छा से उसे आगे निकलने दिया हो। विचारों में खोया हुआ आरव जल्दी ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाया और काम करने का तरीका बदल दिया। इसी बीच चौथे स्थान पर आने वाला ड्राइवर ट्रैक से बाहर निकल गया और मोड़ चूक गया। वह बेबसी से देखता रहा कि आरव का ट्रक कितनी आसानी से उसे एक बार फिर पीछे छोड़ गया और बिना ज्यादा मेहनत किए ही आसानी से चौथा स्थान हासिल कर लिया। जैसे ही आरव का ट्रक तेजी से गुजरा, पवन ने ट्रक पर किनारे से बर्फ की कुछ और गोलियां बरसाना नहीं भूला, जिससे 2 व्यक्ति कई बार घायल हुए और जम गए, और उनके जमे हुए शरीरों के वजन को कम करने के लिए उन्हें तुरंत ट्रक से बाहर फेंक दिया गया। आरव को एहसास हुआ कि अगर वह अपने मौजूदा रास्ते पर चलता रहा तो वह शीर्ष 3 खिलाड़ियों की बराबरी नहीं कर पाएगा। ये स्पष्ट था कि शीर्ष 3 में शामिल लोग अनुभवी थे और वे उसे साधारण त्वरण के दम पर उनसे आगे निकलने नहीं देंगे। आगे बढ़ने का पक्का इरादा करके आरव ने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि आगे का रास्ता एक बार फिर खतरनाक हो गया था। उसने अपने ट्रक को रास्ते से हटाकर दूसरा रास्ता अपना लिया। नक्शे के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए आरव जानता था कि शीर्ष 3 खिलाड़ियों से आगे निकलने का यही सबसे तेज तरीका था, जिन्होंने काफी अंतर बना लिया था। आरव के वैकल्पिक रास्ता लेने के कुछ ही मिनट बाद 2 ट्रक एक दूसरे के ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही वे उस जगह से गुजरे जहां आरव के टायरों के निशान नक्शे की रेखा से हट गए थे, उन्होंने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह होनहार नवागंतुक स्थापित मार्ग से हट जाएगा।
एक ड्राइवर ने तो ये भी अनुमान लगाया कि आरव शायद किसी दुर्घटना में शामिल हो गया था और अपने ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा था, जिसके कारण वह कहीं और जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके शुरुआती विचारों के बावजूद वे आरव गॉर्डन और उनकी टीम के रेस से बाहर होने पर अपनी खुशी को नकार नहीं सके। आरव ने उनमें जो डर पैदा किया था वह असहनीय था और अब वे आखिरकार एक साथ शीर्ष 3 स्थानों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। एक ही समय पर दोनों ने अपने डैशबोर्ड पर मौजूद एक छोटे से लाल बटन की ओर हाथ बढ़ाया और उसे दबा दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को चुनौती दे रहे हों, उनके ट्रक गति के एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हों। जैसे ही वे तीसरे स्थान पर मौजूद कार को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े, दूसरे स्थान पर मौजूद वाहन के साथ एक तनावपूर्ण रस्साकशी में उलझ गए। योजक चिन्ह। एस्टोनिया शहर में गॉर्डन परिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। यह एक दुर्लभ अवसर था क्योंकि कुल के सभी उच्च पदस्थ सदस्य एकत्रित हुए थे। सबकी निगाहें गॉर्डन कुल के मुखिया अथर्व पर टिकी थीं, जो दूर स्थित सिंहासन पर बैठे थे। गहन चिंतन में डूबा हुआ वह चटकती हुई अंगीठी को घूर रहा था, उसके चारों ओर चिंतन का माहौल छाया हुआ था। अथर्व की चिंताओं को शांत करने की कोशिश करते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर कोई यह नहीं जानता था कि उस दिन हमला करने और घुसपैठ करने वाला जादूगर हमारे कबीले का सदस्य था। अथर्व ने हल्की सी हंसी रोकी। मुझे हंसाओ मत। यहाँ तक कि सबसे अनजान व्यक्ति भी पहचान जाता कि उस दिन अंदर आने वाला व्यक्ति गॉर्डन परिवार से संबंधित था, उसने आत्मविश्वास से घोषणा की। इस टिप्पणी ने तीसरे बुजुर्ग का ध्यान आकर्षित किया। क्यों? उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे कुलपिता आश्चर्य से रुक गए। अथर्व ने तीसरे बुजुर्ग पर पैनी नजर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है, लेकिन कुलपति को जल्द ही एहसास हो गया कि तीसरे बुजुर्ग की पूछताछ वास्तविक थी, क्योंकि वह वास्तव में उत्सुक थे। इसी बीच पांचवें बुजुर्ग एक्सल जैसे अन्य बुजुर्ग चुपचाप मुस्कुराए, क्योंकि वे बातचीत की गंभीरता को समझ रहे थे।